Hello guys, we are going to start न्यू चैप्टर. ओके ओके. सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारा. ठीक है, किस किस तरीके के फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं. और लास्ट फिर हम देखेंगे अपना रिएक्ट डेवलपर टूल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें इंस्टॉलेशन करनी है. ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है. हमारे पास दो चीज़ें वो दो मेन चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे पास नोड npm एंड नोड. ठीक है, आपके सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल होनी चाहिए. मेरे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल है. इसके सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है वो सिंपल गूगल पे जाएँ, नोड जेएस लिखें, पहले लिंक पे क्लिक करें. ओके, ये LTS वर्जन यहाँ पर डाउनलोड कर लें. देन इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली इंस्टॉल कर लें. ठीक है, इसमें कुछ और रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आप मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है. आप सीधे बढ़ सकते हैं आगे. ठीक है, तो नोट जेएस इंस्टॉल हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ पहले. ओके, सो उसके बाद देन आपको अपनी cmd कमांड खोलेंगे. Give me a second. Okay, yeah, here you can check node version and npm version. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं आपका कौन सा वर्जन है नोड का और npm का. दोनों के वर्जन मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं. तो मतलब मेरे सिस्टम में नोड और npm दोनों की दोनों चीज़ें इंस्टॉल है. ओके, तो ये तो हमारा हो गया नोड इंस्टॉल और npm यहाँ पर इंस्टॉल. इसके बाद हमें अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है. सबसे पहले आपको एप्लीकेशन कौन सी जगह मतलब किस प्लेस पे चाहिए. ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि काफ़ी कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि मतलब ये जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली अभी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ पर डालनी है मतलब किस तरीके से. तो लेट्स सपोज आपको डेस्कटॉप पे चाहिए. ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे चाहिए तो आपको लेट्स मैं हेल्प देता हूँ रिएक्ट. ओके, हाँ, तो यहाँ पर लिखिए cmd, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा. इस जगह पर आप अपनी कमांड लिख सकते हैं. ठीक है, आपकी कमांड है npx react ऐप, और जो भी आपके ऐप का नाम रखना चाहें आप. ओके, मैं रख लेता हूँ अभी माई ऐप. ओके, बेसिक सा नेम है जो नॉर्मल होता ही है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कमांड ऐसी होती है, कुछ सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम होती है जो यहाँ पर आपका ओके ये कुछ बोल रहा है. क्या बोल रहा है? कैन नॉट क्रिएट एन प्रोजेक्ट नेम माई ऐप बिकॉज ऑफ npm नेमिंग रिस्ट्रिक्शन. नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर. ओके गाइस, तो हम यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं यूज़ कर सकते. ओके, तो बहुत से ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा npx में दिक्कत होती है. ठीक है, तो आप npm वाली कमांड भी चला सकते हैं इंटरनेट से देख के. npm की कमांड भी सिंपल है. ठीक है, npm init react app स्पेस आपका जो भी एप्लीकेशन का नाम है. ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा. ओके, तो भी ये थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगाएगा स्टिल. तब तक हम आगे देखते हैं. ओके, तब तक जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बताता हूँ रिएक्ट डेवलपर टूल आप कैसे अपने क्रोम एक्सटेंशन में डाल सकते हैं. ठीक है, रिएक्ट डेवलपर टूल एक्सटेंशन, रिएक्ट डेवलपर टूल एक्सटेंशन करके आप यहाँ पर डालेंगे. और जस्ट एक सेकेंड, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी. ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन. ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन मेरी इंस्टॉल हो चुकी है. तो यहाँ पर अभी मेरी एक्सटेंशन कहाँ गया? ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा. ये देखिए,
कंपोनेंट और यहाँ पर आपका प्रोफाइलर, ठीक है। रिएक्ट की साइड पर नहीं आ रहा है। कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स आप बनाते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट यहाँ पर आएगी। देखिए इनकी कुछ प्रॉप्स हैं, ऑल द कंपोनेंट्स। अभी तो किसी और की साइट है तो यहाँ पर बहुत बड़ा ट्री बना है, हम इसको भी देखेंगे नहीं, हम अपनी साइट पे देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम में सिंपल इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखने के लिए ये बहुत काम आता है हमें चेक करने के लिए कि अपने स्टेट में कौन सा डेटा रखा है, प्रॉप्स में कौन सा डेटा पास हो रहा है, कंपोनेंट्स कितने हैं, कौन से कंपोनेंट से कहाँ डेटा पास हो रहा है। तो आप क्रोम पे ही देख सकते हैं, आपको बार बार अपने कोड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं मेरी एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, ओके कुछ प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, 10 PM मिनट रिएक्ट ऐप गाइस। तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बस अपनी कमांड चलानी है। किसी के सिस्टम पे npx की कमांड चल पाती है, किसी के सिस्टम मतलब सिस्टम टू सिस्टम कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। बट आप दोनों कमांड ट्राई कर लेना, जो भी आपके चल जाए। आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद कोड, अपना VS कोड खोल देंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। ये रहा मेरा एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले बेसिकली इस एप्लीकेशन को समझेंगे, ठीक है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो क्रिएट यहाँ पर हुआ है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे, और हम थोड़ा सा कुछ एक और नया फोल्डर स्ट्रक्चर, हम जिस तरीके से हम अपना काम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना फोल्डर स्ट्रक्चर भी चेक करेंगे कि कैसे कैसे वो काम कर रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आते हैं बेसिकली। यहाँ पर आप देखो, पहले मैं आ जाता हूँ मेरे एप्लीकेशन पे, माई ऐप। ओके, ओके, गॉट इट। एंड देन यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स देख रहे हैं। बेसिकली जितने भी आपकी एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए, उसको रन टाइम पर रन करने के लिए कुछ मॉड्यूल्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी मतलब एक तरीके से एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए मुझे, ठीक है, जो आप मेरी एप्लीकेशन को रन कर पाए। बेसिकली देखो, आप जो भी काम आप कर पा रहे हो, ठीक है, रिकन्सिलेशन हो गया, आपके म्यूटेशन हो गया, कुछ भी आप अपनी एप्लीकेशन में कर पा रहे हो, वो थ्रू किसी न किसी रिएक्ट की API की वजह से हो पा रहा है। रिएक्ट और बहुत सारे मॉड्यूल्स उसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप package.json में जाएंगे तो आपको दिखेगा अभी यहाँ पर टेस्टिंग लाइब्रेरी, जेसडॉम, ठीक है, रिएक्ट यूज़र इवेंट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, वेब वाइटल। इस तरीके से आप कुछ और भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे धीरे धीरे, बूटस्ट्रैप, टेलविंड एंड बहुत सारे आप पैकेजेस इंस्टॉल करते रहेंगे, तो वो पैकेजेस भी आपको यहाँ पर दिखते रहते हैं। तो बेसिकली कुछ नोड मॉड्यूल्स उसके लिए हमें ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर होंगे, बैबल स्क्रिप्ट, बहुत काफ़ी सारे। तो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन एक प्रॉपरली लोकल सिस्टम पे काम नहीं कर रही है, वो रन टाइम इन्वायरमेंट पे काम कर रही है। और वो रन टाइम इन्वायरमेंट पे काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत चाहिए, कुछ मॉड्यूल्स की ज़रूरत चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा नोड काम कर रहा है, ठीक है। तो वो नोड हमारा एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है बेसिकली। सेकंड आते हैं मतलब पब्लिक फोल्डर, ठीक है। हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर कौन कौन सी भी वो चीज़ है, फेब आइकन, सबको पता है, ठीक है। index.html ये हमारी मेन फाइल है, ठीक है, आपको पता ही है। ब्राउज़र कुछ नहीं समझता, सिर्फ ब्राउज़र सिर्फ एक चीज़ समझता है, HTML, ठीक है। आप देखो तो कोई सी भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब के सब आपको कन्वर्ट ही करेंगी HTML में, ठीक है। तो ये आपके HTML यहाँ पर दिख रही है, दो चीज़ आएंगी, हेड और बॉडी। ये आपकी हेड, दिस इज योर बॉडी, ओके। हेड इज़ द ब्रेन ऑफ योर HTML एंड बॉडी इज़ द डेटा विच इज शोइंग इन दी इन योर वेबसाइट, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज़ आप देखना थोड़ा ढंग से, ठीक है। ये तो जितनी भी चीज़ें आपकी सारी जितने भी हेडिंग्स आपके, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, मेटा टैग्स, जितने भी होते हैं वो सब यहाँ पर हेडिंग के अंदर आ जाएंगे। सेकंड चीज़ आती है आपकी बॉडी। बॉडी के अंदर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है दिस नॉन स्क्रिप्ट, इसको भी आप मैं हटा दूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँ, ओके। तो एक ही चीज़ आपको दिख रही है, बॉडी के अंदर लिखा है सिर्फ डिव ID रूट, ओके। तो पूरी की पूरी आपकी एप्लीकेशन, जितनी भी आप अपनी एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो सब के सब इस रूट के अंदर है, इस डिव ID रूट, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अभी धीरे धीरे, फिलहाल आगे समझते हैं। logo.png ये तो बेसिकली लोगो से मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट जो जैसे आपके काम आता है जब आप एक PWA बनाते हो, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप आपको बनानी होती है तो आपको एक मैनिफेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। robot.txt बेसिकली आपको डिसअलाउ रखना है, अलाउ रखना है, जो आप जो बेसिकली जिनको SCU समझ में आता होगा उनको थोड़ा सा पता होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो डिसअलाउ क्या मतलब अगर लाइट सपोज मेरी साइट रेडी नहीं है,
बट मुझे लाइव तो करनी है किसी यूआरएल पे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब बेसिकली गूगल इससे इंटरेक्ट ना करे, तो मैं अपनी साइट को डिसअलाउ करके रखूँगा robo.txt को, ठीक है। पब्लिक बंद करते हैं, अगले आते हैं SRC, ठीक है। SRC के अंदर app.css, ठीक है। सबसे मेन फाइल होती है हमारी index.js बेसिकली, ठीक है। ये हमारी index.js फाइल है जहाँ से हमारी ट्री स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग बेसिकली यहाँ से हो रही है, ठीक है। उसके अंदर मैंने index.css रखी है, index.js app.js रखी है यहाँ पर। तो जितने भी ये फाइल है app.js, ये app.js को छोड़ देता हूँ मैं, और लोगो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा बेस से समझेंगे तो थोड़ा समझ आएगा। गॉट इट, ओके। बेसिकली index.js हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से मैं भी आप भी हटा ही देता हूँ। वेट, सो बेसिकली यहाँ पर हम इसको हटा के सिर्फ इतना कोड हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले मैं रन कर देता हूँ अपनी एप्लीकेशन npm स्टार्ट, ठीक है। एप्लीकेशन रन करता हूँ मैं npm स्टार्ट, गिव मी ए सेकेंड। एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। देखो, तो अभी यहाँ पर मुझे क्या है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डॉम क्लाइंट, ओके। CSS की ज़रूरत मुझे जब पड़ेगी तब मैं इंपोर्ट कर लूँगा, आपकी ज़रूरत जब मुझे पड़ेगी तब मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबका यहाँ पर दिख रहा है हेलो। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ, हाय गाइस, क्या, हाय गाइस, वेलकम, ओके। सो यहाँ पर अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रही है रेंडरिंग, ठीक है। मैं कुछ रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। रेंडर क्या होता है, बेसिकली हम कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, रेंडर कर सकते हैं। अब वो रेंडर कहाँ पर हो रहा है, आप चीज़ें एक बात समझिए। जब हमने जावास्क्रिप्ट देखी थी आपने, ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी थी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। मतलब मैं किसी भी एलिमेंट की आईडी को गेट करके उसका इनर एचटीएमएल चेंज कर सकता था। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी मैंने एक इंडेक्स, आपने जो मैंने दिखाया था आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, मैंने डिव आई डी रूट लिया था, ठीक है। और उस ही रूट को रूट के भी सेकेंड, हाँ या, ठीक है। तो उस ही रूट को, ये देखिए, ठीक है, कॉन्स्ट रूट, देखिए, उस ही रूट के एलिमेंट को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, मैं उसी के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक रिएक्ट डॉम के अंदर, मतलब रिएक्ट डॉम क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या कर रहा हूँ, क्रिएट रूट, मतलब उसके अंदर वो इंजेक्ट होगा, और कहाँ पर, रूट, और उस रूट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रेंडर कर रहा हूँ अपना HTML, ठीक है गाइज। बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर आईडी को गेट करके उसके इनर HTML में कुछ इंजेक्ट कर रहा हूँ। अब वो इंजेक्शन एलिमेंट भी हो सकता है, वो इंजेक्शन कंपोनेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेसिक कुछ भी तो नहीं, बेसिकली मतलब या तो एलिमेंट या तो कंपोनेंट, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ रूट, या फिर इसको कर देता हूँ डेमो, तो आप देखेंगे कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, इसका आईडी है डेमो, बट यहाँ पर इंजेक्शन रूट का हो रखा है। तो मैं यहाँ डालूंगा डेमो, आप देखेंगे तो आपको
चीज़ दिख जाएगी। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ से हम रेंडर यही हो रहा है, इस चीज़ के अंदर डेमो एक आईडी है, उस आईडी को मैं इंगेट करके यहाँ पर अपना इंजेक्शन कर पा रहा हूँ। अब ये इंजेक्शन ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट ही हो, मैं एक कंपोनेंट को भी इंजेक्ट कर पाऊँगा यहाँ पर। जैसे मेरा एक एप्लीकेशन है, मैंने कंपोनेंट बनाया था ऐप जो पहले से यहाँ पर बना हुआ मिलता है हमें, ये रहा, ठीक है, ये मेरी ये ऐप है, ठीक है। इसको ये बस से भी हटा देते हैं सारा। हेलो, तो ये ऐप इसके अंदर यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर ये इंपोर्ट मुझे पहले इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। हेलो, ठीक है। तो मैं आप क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पर एलिमेंट रेंडर ना करा के मैंने एक कंपोनेंट रेंडर कराया, और उस कंपोनेंट के अंदर पे मैंने वो एलिमेंट लिखा है, ठीक है। अभी हम समझेंगे थोड़ा डिफरेंस कि एलिमेंट क्या होता है, J6 क्या होता है और कंपोनेंट क्या होते हैं। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको क्लेरिफाई करूँगा आगे, ठीक है। तो आगे समझे, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कौन सा रूट रिएक्ट डॉम हमने यहाँ पर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रेंडर कर दिया। अब इस एलिमेंट के अंदर ये बेसिकली ये मेरे कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पर, और उस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक एलिमेंट लिखा है। बेसिकली एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक मल्टीपल एलिमेंट से हम क्या बना सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं, और उस कंपोनेंट से उन मल्टीपल कंपोनेंट को हम जोड़ के एक पेज बना सकते हैं, ठीक है, और वो पेज हम रेंडर करा सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास सिर्फ अभी कोई राउटिंग तो है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो अभी कुछ टाइम तक हम सिंगल पेज एप्लीकेशन भी देखेंगे, जब तक हम राउटिंग में नहीं आते, ठीक है। तो अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी चीज़ मैं इस ऐप के अंदर करूँगा वही चीज़ यहाँ पर रेंडर होगी। तो ये होता है हमारा, हमने यहाँ पर ये चीज़ रेंडरिंग करी है बेसिकली, ठीक है। जो ये आपको बेसिक चीज़ समझनी थी, जो मैं आपको बताना समझाना चाह रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से काम करती है। अब इसके अंदर देखेंगे और भी चीज़ें, कौन सी चीज़ कैसे किस तरीके से काम कर पा रही है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम यहाँ लिखोगे वो ऐप के अंदर। नेक्स्ट जो आता है, हम बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम J6 को समझेंगे, ठीक है। तो J6 को समझने से पहले हम बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की, कि कौन कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली गाइस होता क्या है, अब आप हमें लगता है कि जो भी चीज़ है वो हम एक ही एप्लीकेशन या एक ही जगह पे, एक सोर्स फोल्डर है हमारा, यहाँ पर मैं कुछ पेजेस बनाऊंगा, लेट सपोज अबाउट डॉट JS, ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट JS, ठीक है। इस तरीके से हमने पेजेस बना दिए, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। जिस फोल्डर स्ट्रक्चर में मैं यहाँ काम करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं। कोई अनियन फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, कोई एटॉमिक फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मैं जो फोल्डर स्ट्रक्चर प्रेफर करता हूँ वो एटॉमिक स्ट्रक्चर करता हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता क्या है, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम हर चीज़ को बहुत ही लेयर वाइज डिफाइन करते हैं, बहुत ही स्मॉल स्मॉल लेयर के अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो वही मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो मैं आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, देखो इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट कि कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं जो आपको प्रोजेक्ट बताना चाह रहा हूँ, मतलब जो भी मैक्स लेवल का कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके अकॉर्डिंगली फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बाकी अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट हो तो आप कुछ चीज़ें वहाँ पर से हटा सकते हैं, कुछ चीज़ें यूज़ ना करें, तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे सोर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो सोर्स के अंदर कुछ फोल्डर्स बनते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले फोल्डर राउटिंग, ठीक है। सेकंड फोल्डर आता है मेरा, अरे अभी मैं समझाऊंगा कि ये होते क्या है, ठीक है। अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिवर्सल है, ठीक है। मुझे जो पसंद आता है मैं वो यूज़ करता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो वन बाय वन समझेंगे। एसेट्स, तो एसेट्स क्या होता है, बेसिकली जितनी भी इमेजेस, जो भी मेरी कोई भी इमेजेस का फोल्डर है, ठीक है, या फिर मेरी CSS, ठीक है। तो जितनी भी मेरी
वो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी एसेट्स हैं, वो मैं एसेट्स के अंदर रखता हूँ। जैसे मेरी CSS की फाइल हो गई, ठीक है। लेट सपोज कि अब बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें CSS, एक CSS नहीं होती। लेट सपोज कि मेरे पास 4 फाइल है अलग अलग CSS की, मैं एक फाइल में नहीं रख रहा हूँ। रिस्पॉन्सिव की अलग CSS बना रखी है मैंने फाइल, और नॉर्मल एंड कस्टम डॉट CSS बना रखी है अलग अलग। और इमेजेस को भी मैं एसेट्स के अंदर ही रखता हूँ, ठीक है। सेकंड आते हैं मेरे कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट्स के अंदर मैं जितने भी मेरे कंपोनेंट्स हैं उनको रखता हूँ, बट उस कंपोनेंट के अंदर भी कुछ लेयर्स हैं, ठीक है। मैं भी आता हूँ उस कंपोनेंट के अंदर की लेयर्स पे, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर की जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है मेरी एटम। एटम क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। मतलब मैं देखूँ तो अगर आप जितने भी चीज़ है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे एटम्स होते हैं उनको मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। लेट सपोज बटन, ठीक है। बटन्स हो गया, कोई टेक्स्ट, एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मोडाल हो गए, मोडाल तो फिर भी आप मॉलिक्यूल में आ गया। लेट और आपके कुछ इमेजेस होगी जो बार बार रिपीट हो रही हैं, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जो बार 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 हमारी चीज़ों मतलब काफ़ी बार यूज़ होती हैं, बट वो बहुत ही एटॉमिक लेवल की है, ठीक है। जैसे हमारे बटन हमारा कॉमन एग्जांपल हो गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन्स, ठीक है। और मतलब इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ें, तो बेसिकली ये एटम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उससे बढ़ के आता है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना स्ट्रक्चर बना सकेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स उससे थोड़ा सा बड़ा, लेट सपोज कि कुछ बटन, कुछ इमेजेस और कुछ ड्रॉप डाउन और कुछ बैकग्राउंड के साथ आपने मिलके एक छोटा सा एक कुछ बनाया, हेडर बना लिया लेट सपोज, और वो हेडर क्या हो गया, मेरा मॉलिक्यूल कहला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें मैं जोड़ के एक थोड़ा बड़ा कंपोनेंट बनाऊंगा, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेयर वाइज डिफाइन करूंगा। तो जैसे बटन है, अब मान लो लेट सपोज एक साइड के अंदर कितने तरीके के बटन होंगे, 4 या 5 तरीके के बटन होंगे, तो आपने एक ही जगह पर रख दिए सारे बटन, 3 बटन बनाए या 4 बटन बनाए, और वही बटन बार 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 आपने कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ करे, तो आपको बार बार बटन 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 को लिखने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूल्स आपके मोडाल्स, एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे मोडाल ओपन होते हैं, ठीक है, कि ये मोडाल हर चीज़ के लिए, तो आप सबके लिए एक कॉमन मोडाल बना सकते हैं, उसके अंदर का डेटा री रेंडर कर सकते हैं कि मेरा डेटा नई तरीके से रेंडर होगा, और मेरा जो मॉडल है वो एक ही मॉडल। तो आप पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक सिंगल मॉडल के अंदर से काम कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पेजेस जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेम होता है, कोई कॉमन स्ट्रक्चर का चीज़ है, तो उसको आपने एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंगली बना लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे साइड बार, नैव बार, फुटर्स, इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। और अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आप उसके टेम्पलेट भी एक बना सकते हैं, कि आपने टेम्पलेट बना ली कि लेट सपोज बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसके स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है जो उसके स्ट्रक्चर सेम दिख रहे हैं, तो आपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एटम, मॉलिक्यूल और टेम्पलेट यहाँ पर हो गए। अब उसके बाद बात करता हूँ मैं किसकी, कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट यहाँ पर अभी कुछ काम बता नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि कंटेक्स्ट का मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट API में यूज़ करूँगा, तो कॉन्टेक्स्ट काफ़ी प्रोजेक्ट में यूज़ होता ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट या रिडक्स, ठीक है। अगर रिडक्स यूज़ करो तो रिडक्स का फोल्डर, और कंटेक्स्ट यूज़ करो तो कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास इतना भी स्टेट मैनेजमेंट, जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट होती है, तो रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट, जो भी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करना है वो मैं कंटेक्स्ट के अंदर रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेकंड आता है मेरा डेटा। बहुत बार हमारे पास कुछ एक्सटर्नल डेटा होता है, जैसे सॉरी इंटरनल डेटा होता है, जैसे कोई फाइल है, सैम्पल फाइल, या फिर लेट सपोज आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ सैम्पल डेटा पहले से, मतलब मुझे उस डेटा के लिए API कॉल नहीं करानी। जैसे अगर आप बोलो कंट्री का लिस्ट ऑफ कंट्रीज, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज तो कॉमन ही है, ठीक है। बार बार उसके लिए API कॉल कराना भी मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो हमने वो जो भी चीज़, मतलब वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है मतलब कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर एक ही डेटा, वो आपको यूज़ मतलब वो चेंज नहीं होने वाला, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसको आप सैम्पल डेटा में यहाँ पर रख सकते हो डेटा के अंदर, ठीक है। या आपने खुद ही अपना कुछ डेटा बना लिया, लेट सपोज कि आपको उस डेटा के अकॉर्डिंगली कुछ स्टेट मैनेज करने हैं या फिर कोई कंपोनेंट एंटर करना है, तो आप खुद भी अपना सैम्पल डेटा बना सकते हो, ठीक है। सेकेंड आता है फैक्ट्री, ठीक है। अब फैक्ट्री क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, या कोई बहुत सारे फोल्डर स्ट्रक्चर में आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। फैक्ट्री जो मैं प्रेफर करता हूँ वो क्या होता है, बेसिकली हम अपने जितने भी मेरे APIs के पाथ होते हैं, और API की एक अलग फैक्ट्री बनाता हूँ, इसके अंदर मैं 2 चीज़ें रखता हूँ, ठीक है। API पाथ और API पाथ नॉट JS एंड API एक्शन नॉट JS, API एक्शन डॉट JS, ठीक है। API पाथ
और API action.js। तो API पाथ के अंदर जितने भी मेरे अपनी जो भी मेरी APIs कॉल होंगी उनके सबके पाथ इस जगह पे होंगे। तो मुझे बार बार अगर कोई API चेंज भी होती है तो मुझे बार बार देखना नहीं है कि फोल्डर उस पर्टिकुलर फाइल में जाके कि ये API चेंज हो, इसका नाम चेंज करो। तो एक ही जगह पे आप सारे अपने पाथ रख सकते हो। ठीक है, सेकंड आता है API एक्शन। अब बहुत सारे लोग API कॉल सेम जगह पे कराते हैं। ठीक है, सेम पर्टिकुलर उसी प्लेस पे उस API को कॉल कराते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप इस तरीके से एक फैक्ट्री बना सकते हो, एक जगह पे एक एक्शन बना सकते हो कि आपने जितने भी कॉल्स हैं, पुट, पैच, सॉरी, पोस्ट, गेट, पैच, डिलीट, आपने एक ही जगह पे बना दिए सारे के सारे। अब मुझे बस क्या करना होता है, उस कंपोनेंट को, उस फंक्शन को कॉल करना है अपनी जगह पे। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। API एक्शंस, ठीक है, इस तरीके से समझिए। क्योंकि बेसिकली रिएक्ट में अब APIs का तो सबसे बड़ा रोल है ही। अगर आप रिएक्ट देख रहे हैं तो उसमें मोस्ट मतलब का 50 to 60 50% काम APIs के साथ है। ठीक है, आपको APIs कॉल करानी है और लिखानी है, तो बार बार ये मैथड लिखना, पोस्ट देन रिस्पॉन्स, इस तरीके से बार बार आपको नहीं, तो एक जगह पे अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्री बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने बनाई है यहाँ पर दो फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, कॉल विदाउट ऑथ और कॉल विद ऑथ। ठीक है, तो मैं कॉल विद ऑथ और कॉल विदाउट ऑथ इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। विद ऑथ का मतलब जहाँ पर मुझे, जहाँ जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है तो करने के बाद मेरे पास एक ऑथ है, तो उस टोकन को मुझे, मतलब मेरे पास एक हेडर है, टोकन है मेरे पास। ठीक है, तो उस टोकन को मुझे सेव करना है। बट विदाउट ऑथ कुछ ऐसी APIs है जो बिना ऑथ के चल जाएंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अलग फंक्शन बनाया। तो दो बेसिकली फंक्शन बनाए हैं, उस दोनों के अंदर आप देखोगे तो पोस्ट, पुट, पैच, गेट, और इसमें पोस्ट, पुट, पैच, गेट, डिलीट। ठीक है, इसमें डिलीट नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद छूट गया हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होता है, जिस जगह पे मैं कॉल कराता हूँ मुझे बस मेथड लिखना है, पोस्ट या तो पुट या तो पैच या तो गेट या तो डिलीट। कॉल विदाउट लिखूंगा, यहाँ पर मेथड लिख दूंगा। फिर URL, जो भी मेरा URL होगा वो URL जाके यहाँ पर हिट होगा। बॉडी, अगर उस पर बॉडी है तो आएगी, नहीं है जैसे मैं देखूंगा यहाँ पर गेट की, तो गेट की API में बॉडी कहाँ से आ गई, एक सेकेंड। देखिए, गेट, URL और हेडर्स, दो चीज़ें दी है, एक हेडर पास किया है और एक URL पास किया, तो बॉडी मुझे चाहिए नहीं गेट में। ठीक है, तो अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री बेसिकली, जहाँ मैंने एक ही बार में एक फंक्शन, दो फंक्शन ऐसे बनाए ताकि मुझे बार बार APIs को मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से कॉल ना करना पड़े, कि मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर अपना वो एग्जॉस्ट मेथड फैच URL बार बार, तो वो क्या है, थोड़ा सा मेसी लगता है। तो आपको एक लाइन में आपको काम हो जाएगा, आप लिखोगे कुछ भी चीज़। ठीक है, जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे कुछ भी करना है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा एरर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला और डेटा इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा कॉल विद ऑथ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना दूंगा पोस्ट, और देन यहाँ दे दूंगा मैं अपना URL, जो भी मेरा URL होगा, अब यहाँ URL दे सकते हैं। और उसके बाद अपना, अगर बॉडी है तो बॉडी देंगे या नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपका डेटा आ जाएगा, तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, आपका API काम हो जाएगा। ये बस एक बारी की मेहनत है, आपने कर दिया तो आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आपको बार बार कॉल नहीं करानी पड़ेंगी APIs को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा API पाथ और API एक्शन, ये हो गया हमारा फैक्ट्री। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो कंपोनेंट बंद कर देता हूँ, फैक्ट्री।
अब आते हैं कुछ हुक्स। ठीक है, हमारे साइट पे कुछ कस्टम हुक्स होते हैं बेसिकली, कि कुछ ऐसे हुक्स होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप मुझे किसी मैं कोई एप्लीकेशन ओपन करूं और मुझे उस पर्टिकुलर एरिया का एड्रेस या आईपी चाहिए, तो मैं उस आईपी मांगता हूं। तो आपने कई बार देखा होगा, जब आप ब्राउज़र ओपन करते हो, लेट सपोज ये ब्राउज़र दिखा दो, हाँ ये, तो यहाँ पर ऐसे करके अलाउ करने का ऑप्शन आता है यहाँ पर। अब खुद साइट खोलते हो तो आपको वो यहाँ ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मैं क्या कर लूँ, फेसबुक आएगा, नॉट श्योर क्या आएगा, बट आना तो चाहिए। चलो रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे अलाउ करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप मतलब इस तरीके से यहाँ पर आप कुछ कस्टम हुक्स बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। वो यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर बना दिया वो hook और वो बार बार यूज़ कर लिया। तो कुछ प्री डिफाइंड हुक्स तो हैं ही हमारे पास, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमोज, बट कुछ कस्टम हुक भी हम बना सकते हैं। तो जितने भी हुक्स यहाँ पर होते हैं मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अपने हुक्स वाले फोल्डर के अंदर। फिर सेकंड आते हैं पेजेस। जितने भी पेजेस होते हैं मैं एक ही जगह पे रखता हूँ, पेजेस। ठीक है, जितने भी आपके अबाउट, कॉन्टैक्ट, डैशबोर्ड, जितने भी पेजेस हैं हमारे, वो एक ही जगह पे रखूँगा। सेकंड आते हैं राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग में क्या होता है, जितने भी मेरे कंपोनेंट में बनाऊंगा बेसिकली पेजेस के अंदर, तो मैं कंपोनेंट ही बनाऊंगा, बट वो रेंडर कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू परम्स, तो वो मैं कहाँ रखाता हूँ, राउटिंग के अंदर। तो राउटिंग के अंदर एक फाइल बन जाती है app.js या routing.js, उसके अंदर मैं सारे राउट अपने रख लेता हूँ, तो मुझे एक ही जगह पे सारे राउट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको पसंद आए तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, फोल्डर स्ट्रक्चर तो यहाँ पर हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, एक चीज़ यहाँ पर रह गई मेरी छोटी सी, लेआउट। ठीक है, देखो बहुत से ऐसे लेआउट, तो मतलब लेआउट से आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, बट मैं लेआउट से जो काम करता हूँ, लेट सपोज मेरे पास दो ऐसे यूज़र्स हैं। ठीक है, जैसे एक एडमिन है और एक यूज़र है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनमें मैं सिर्फ अपने यूज़र को बेचूँ, ना ही एडमिन को। और मेरे कुछ ऐसे यूज़र, मतलब ऐसे यूज़र्स हैं जो मेरे एडमिन हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या, दो तरीके के लेआउट बनते हैं, एक होता है गेस्ट लेआउट और एक होता है प्राइवेट लेआउट। ठीक है, गेस्ट लेआउट जो मैं बनाता हूँ, मतलब ये कोई यूनिवर्सल तो नहीं है। ठीक है, गेस्ट लेआउट, और एक होता है प्राइवेट लेआउट। ठीक है, तो जितने भी मेरे गेस्ट होते हैं, जैसे यूज़र हो गया, वो तो मेरा गेस्ट है। ठीक है, तो मैं जितने भी कंपोनेंट्स जो उसको दिखाना चाहता हूँ सिर्फ यूज़र को, बिना ही किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो मैं उसको गेस्ट लेआउट के चिल्ड्रन के अंदर डालता हूँ। बट कुछ ऐसे राउट है जो मेरे प्रोटेक्टेड राउट है, मैं नहीं चाहता कि यूज़र उसको डायरेक्टली ओपन कर ले। यूज़र ने अपना उसका परम डाला और वो परम से वो खुल गए, तो मैं नहीं चाहता कि वो ओपन हो जाए। तो मैं उन फोल्डर्स को, उन कंपोनेंट्स को अपने प्राइवेट लेआउट के चिल्ड्रन के अंदर रखता हूँ, ताकि जैसे ही वो मेरा ये वाला पेज ओपन करे, मेरा प्राइवेट राउट्स ओपन करे, तो वो क्या हो जाए, एकदम से चेंज हो जाए, या फिर लॉग आउट हो जाए, मतलब वो स्क्रीन चेंज हो जाए। तो इस तरीके से कुछ प्राइवेट लेआउट और गेस्ट लेआउट मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर डन।